मंच पर बेहद आदरणीय शशि जी, मनीषा जी और आप सब। प्रशंसाएं भी एक तरह से कैद निर्मित करती हैं और मैं प्रशंसाओं का पुराना कैदी हूँ। परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी अगर बेड़ियां न तोड़ सकूं तो जेल की खिड़की से बाहर आसमान तो देख ही सकता हूं। कोशिश करता हूं कि इन अपेक्षाओं और प्रशंसाओं के भार से मुक्त होकर मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। दरअसल हर संगोष्ठी, मैं कम आता जाता हूं, लेकिन हर संगोष्ठी मेरे लिए एक आईना है जिसमें मुझे अपने सवालों के चेहरे दिखाई देते हैं। और पिछली बेहद जोरदार और गर्माहट से भरी हुई जो गोष्ठी हुई, पुंडलिक राठौर जी और बेचैन साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई। कृष्णा जी ने अपने बेहद संतुलित, सावधान, धीरज से भरे हुए अध्यक्षीय वक्तव्य में कविता को कोट किया, आग ही राख ही जानती है आग के जलने का अनुभव, और उसका अनुवाद किया कि अनुभव से ही सच्चा साहित्य संभव है। मेरे मन में सवाल ये है कि क्या साहित्य की जिम्मेदारी सच कहना है? सच होता क्या है? इस पर पूरी दुनिया में दरअसल बहसें हैं, और इन बहसों को अगर आपको एक बहुत आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर में देखना है तो कुरसोवा की फिल्म है रशोमन। यह सच है कि एक आदमी मर गया है, हत्या हुई है, लेकिन कैसे मारा, किसने मारा, इसका कोई जवाब नहीं है। हर आदमी का अपना सच है, लेकिन कोई भी सच नहीं है। दरअसल हम एक दिए हुए सच में जीने के अभ्यस्त होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में तेल निकालने के लिए कोल्हू में जिस बैल को लगाया जाता था, वो अपनी आदत के कारण घूमता था, चुनाव के कारण नहीं। हम सच को मानने वाले बैल के मानवीय संस्करण हो गए हैं। कुछ चीजें बता दी गई हैं और हम मान लेते हैं कि ऐसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेरे मन में पहला सवाल ये है कि साहित्य की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। एक सवाल तो ये है, और दूसरा बड़ा सवाल है जो राजकुमार जी से भी मैं पूछ रहा था और आपसे भी मैं पूछ ही रहा हूं कि साहित्य और समाज विज्ञान की विभाजक रेखा कहाँ है। पुंडलिक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई। उन्होंने ये भी उठाया कि कविता से बुनियादी तौर पर होता क्या है। ये सही है कि सुनार के अंगूठी बनाने से शहर नहीं बसते और इमारतें नहीं बनती, लेकिन फिर भी गहनों का इतना महत्व तो है। बांसुरी बजाने से दुनिया का शोर थमता नहीं है, लेकिन बांसुरी की आवाज की अपनी स्वायत्तता और उसकी अपनी सार्थकता तो है। साहित्य से आप क्रांति का काम अगर लेना चाहते हैं, आप बेशक ले लीजिए, लेकिन याद रखिए कि बोल्शेविक क्रांति के दौर का जो सबसे बड़ा कवि है मायाकोव्स्की, वो आत्महत्या करता है। जिस लेने के साथ रहने वाला आदमी, यानी जिस कवि की आंखों में इस दुनिया को बदल देने के सपने के कविता है, वो आदमी आत्महत्या क्यों करता है? इसका कौन उत्तर देगा कि मायाकोव्स्की की आत्महत्या क्यों हुई, क्यों की उसने, जबकि क्रांति के सपने थे? इसका मतलब है कि साहित्य कहीं ना कहीं वहां भी है जहां हमारी नजर नहीं जा रही है। तो इस रूप में साहित्य और समाज शास्त्र के बीच में, हालांकि 2000 वर्षों में लगातार साहित्य क्या है इस पर बहस प्लेटो से लेकर और छायावाद तक में हुई है। अगेज ने की है, मुक्तिबोध ने की है,
कि बुनियादी तौर पर साहित्य हम कहेंगे किसे। तो एक तो साहित्य और ज्ञान के बीच की विभाजक रेखा, कबीर की कविता कहाँ है? क्या वहां है जहां पर वो पंडितों को ललकारते हैं, या वहां है जहां एक पूरी व्यवस्था में वो अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं? यह जग अंधा क्या समझाओ, साधो देखो जग बौराना, सांझ कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। यह जो एक कवि के विचारों की पराजय की पीड़ा है, दरअसल कविता का फेफड़ा वहां सांस ले रहा है। जो आप कह देते हैं, जो आप विचार दर्ज कर देते हैं, जो आप प्रतिरोध दर्ज कर देते हैं, हो सकता है कि कविता वहां भी हो, लेकिन वो कविताएं बहुत देर तक और बहुत दूर तक नहीं चलती। नागार्जुन के वे तमाम कविताएं जो इंदिरा गांधी और तत्कालीन राजनीति पर लिखी गई हैं, वे कविताएं अंततः इतिहास के कूड़े में चली जाएंगी कुछ ही दिनों के बाद, और काफी चली भी गई। नागार्जुन कहाँ रहेंगे? नागार्जुन अपनी प्रकृति की कविताओं में रहेंगे। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, या अकाल और उसके बाद की उस कविता में जिसमें मनुष्य अनुपस्थित है देखने पर। कविताएं दरअसल अपना अर्थ उसी तरह से थोड़ा बचा लेती हैं जैसे गाय अपने बछड़े के लिए अपने थन में थोड़ा सा दूध बचाती है। जो गाय अपना पूरा दूध बाल्टी में उड़ेल देती है, दरअसल वो अपने बच्चे के प्रति ईमानदार गाय नहीं है। जो कविता सारा कह देती है, इसका मतलब है कि उस कविता के पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जो मनुष्य की स्मृति में देर तक रह सके। कुछ न कुछ रह जाना चाहिए। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि प्रतिरोध के आधार पर केवल साहित्य का मूल्यांकन करना संभव है, और विश्वविद्यालयों में बहुत लोकप्रिय मुहावरा है प्रतिरोध के ढांचे में चीजों को देखना। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या हम हमेशा प्रतिरोध में ही होते हैं? हम संगोष्ठियों में विमर्शों पर बोलते हुए चंद्रगुप्त का मुकुट पहनकर आते हैं और नाटक के खत्म होते ही लुंगी पहनकर बीड़ी पीते हैं। सवाल यह है कि जो बीड़ी पीता हुआ आदमी है, जो अभी अभी चंद्रगुप्त दिखाई पड़ रहा था, क्या हम उसको एकदम डिलीट कर देंगे? आखिर उस बीड़ी पीते हुए आदमी की भी एक कथा होगी। इसलिए साहित्य को केवल विमर्शों के ढांचे में देखना, साहित्य को सतह पर देखना है। हम जानते हैं कि जो लोग समुद्र को केवल लहरों पर देखते हैं वो अभागे हैं, क्योंकि समुद्र का जो मौन है, उसके भीतर की जो प्यास है, उसके भीतर का जो अदृश्य है, वो हमेशा छूट जाएगा जिनकी निगाहें केवल लहर पर टिकी होंगी। इसलिए साहित्य में अगर हम वह भी देख पाए जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां से एक उसकी दुनिया शुरू होगी। विमर्शों का जहां तक सवाल है, राजकुमार जी ने मुझसे कहा कि आप ये जरूर कहिए कि अगर दलित विमर्श मोहल्लों का झगड़ा है तो स्त्री विमर्श घर का झगड़ा है। मैं दोनों वक्तव्य वापस लेता हूँ, वापस ले लेता हूँ, हटाता हूँ। मैं केवल एक दो चीज आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि विषय पश्चिम का भी है और भारत का भी है। ये नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम की जिस स्त्री पर हमारी निगाह है, वह स्त्री 14वीं शताब्दी के रेनेसां से लेकर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरते हुए 18वीं शताब्दी के एनलाइटनमेंट के मौसम से गुजरी हुई स्त्री है। इसलिए जाहिर है कि उस स्त्री के सवाल थोड़े अलग हैं, उस स्त्री के प्रश्न भी अलग हैं, उस स्त्री की सुरक्षा असुरक्षा के दायरे और संदर्भ अलग हैं। लेकिन अगर साहित्य में देखा जाए तो हम जानते हैं, और मनीषा जी ने थोड़ा संकेत भी किया है, तो ये बहुत सारी वेव्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं भारतीय संदर्भ में आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संदर्भ में हमारे साहित्य में स्त्री के प्रश्न, स्त्री के रूप, उसकी पीड़ा कथित स्त्री विमर्श से कितने जुड़ते हैं और कितने अलग हैं। तो मैं एक बहुत सरसरी निगाह डालना चाहता हूं ताकि मैं अभी की बात कर सकूं, और इसलिए जाहिर है कि मैं चलता हूं वाल्मीकि के पास, वहीं से शुरू करते हैं। और वाल्मीकि का वह अंश जो
तो पहली बार मैंने पढ़ा तो मैं विचलित हुआ। रावण को मारने के बाद विभीषण से राम ने कहा कि सीता से कहिए कि वो नहा कर आए, और वो प्रसंग में कट करता हूं। सीता आई, लगभग दौड़ती हुई आई, और राम ने, ये वाल्मीकि का टेक्स्ट है, राम ने हाथ से रोका और कहा कि अगर तुम समझती हो कि युद्ध मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम गलतफहमी में हो। ये मैंने अपने खानदान की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा है। अगर तुम्हें लंका में कोई पसंद है तो तुम उसके साथ जा सकती हो। अगर मेरे सेनापतियों में अगर कोई पसंद है तो तुम उसे चुन सकती हो। और फिर बाहें फैलाकर उन्होंने कहा कि दिशाएं खुली हैं, तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो। और सीता ने केवल एक वाक्य कहा, उसका हिंदी में अनुवाद है कि गंवारों की तरह मत बोलो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसकी बेटी हूं। एक स्त्री के आंसू और क्षोभ के सामने राम का नायकत्व तो पराजित होता है वहां पर। और आप देखिए कि यह जो साहित्य है, यानी हजारों वर्ष पहले आंखों में आंसू भरी हुई अपमानित स्त्री जब ये कहती है कि तुम गंवारों की तरह बात मत करो, तुम्हें होश नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूं। ये पहला सवाल और पहली प्रतिक्रिया है जो स्त्री की तरफ से आई। और उस राम का नायकत्व जिसके आधार पर सत्ताएं बदली और राम मंदिर बना, वह राम पूरी तरह से पराजित होते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग दरअसल मान लेते हैं कि बहुत पुराना है, इसमें क्या देखना है, लेकिन थोड़ा देखिए तो दिखाई पड़ेगा। दरअसल देखने से दिखाई देता है, सोचने से नहीं। टेक्स्ट में थोड़ा जाइए। दूसरा एक प्रसंग में देता हूं, सूरसागर आप लोग पढ़िए। मैं इसको स्वीकार करता हूं और बिना किसी बड़ी भूमिका के स्वीकार करता हूं कि आपकी जो जनरेशन है, बच्चे जो बैठे हुए शोधार्थी, एमए के विद्यार्थी, ये सूचना संपन्न है। और इतनी सूचना संपन्नता के लिए मुझे 25 साल और जीवित रहना पड़ेगा। तो आप वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सूरदास से कवि हुए और उनकी कविता का नाम सूरसागर है। और सूरसागर के आखिरी पन्नों पर मैं ले चलता हूं, जहां पर राधा और कृष्ण की आखिरी मुलाकात है कुरुक्षेत्र में। और मुलाकात कैसी है कि कृष्ण का मन है कि ब्रज के सखाओं से हम मिलें, बातचीत करें। राधा को जबरदस्ती लाया गया है, सहेलियां ले आई हैं, गोल घेरे में लोग खड़े हैं, रुक्मिणी के साथ रथ चल रहा है, कृष्ण बैठे हुए हैं। रुक्मिणी बार बार पूछती हैं कि राधा कहाँ है, और कृष्ण फिर अंततः बाध्य होकर उंगली से इशारा करते हैं दूर घेरे में वही लहंगा पहने हुए, वही घाघरा पहने हुए नीली, जो पहली बार कृष्ण ने देखी थी, दिखाई देती है। और धीरे से कहते हैं रुक्मिणी की जल्दी से आप निकलिए। रथ राधा के ठीक सामने रुकता है, रुक्मिणी उतरती हैं, राधा को रथ पर बैठाती हैं और शिविर में ले जाती हैं, और राधा और कृष्ण को अकेले छोड़कर बाहर। सूरदास के सामने बड़ा संकट रहा होगा, कैसे बात कराएं, क्या बात कराएं। दोनों चुप हैं। क्रिया केवल इतनी भर है वहां पर कि राधा अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन खुरच रही है, और अगले पद में राधा वृंदावन में। कट। प्रेम में परित्यक्त और अपमानित स्त्री का इससे बेहतर प्रतिरोध और कोई नहीं हो सकता। दरअसल सबसे अधिक प्रतिरोध पीड़ा की भाषा में होता है, गालियों में नहीं और चिल्लाने में नहीं। मध्यकाल को ही अगर आप देखें तो जैसी की पद्मावत में क्या होता है, जौहर भई सब स्त्री, पुरुष भय संग्राम। स्त्रियों ने जौहर कर लिया है। हम स्त्रियों की चिता की राख के भीतर अपने को छटपटाता हुआ महसूस करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि
स्त्रियों को लेकर मैं बैठी हुई है मनीषा जी, मैं इनके लेखन का कदरदान हूं, लेकिन मुझे लगता है कि स्त्रियों को लेकर स्त्री ही वाल्मीकि लिख सकती है। ये थोड़ी नाइंसाफी है साहित्य के साथ। अन्ना कारेनिना की आत्महत्या अभी तक हमारी स्मृतियों में बुखार की तरह तपती है, और अन्ना कारेनिना स्त्री का लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। तो इस लिहाज से थोड़ा और सरकेंगे तो आप देखेंगे कि कैसी चीजें एक खास तरह से मिलती जुलती हैं। मीरा के यहाँ अगर आप आए तो मीरा को किस तरह से हम पढ़ते हैं। मीरा के लिए हमने एक मुहावरा दिया है कि वो बहुत प्रतिरोध है, और प्रतिरोध है, क्या प्रतिरोध है? सती न होशियां। जो सती प्रथा का केंद्र है उसमें मध्यकाल में मीरा कह रहे हैं कि सती नहीं होना है। स्त्री का स्त्रीत्व पंडित के मंत्र पढ़ देने, बाजा बजा देने और सिंदूर लगा देने से नहीं होता। स्त्री का जो स्त्रीत्व है वो संबंध बोध पर निर्भर करता है, और मेरा एक संबंध बोध है। तुम्हारा पुरोहित वाला कभी मरे या जिए उससे मेरा कोई अर्थ नहीं है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक निर्णय स्त्री लेती है, लेकिन अपनी प्रेमी से भी एक शिकायत हो सकती है उस स्त्री की, जो स्त्री इतनी समर्पित है। और एक पद में उन्होंने कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो पद मेरे सामने है नहीं, लेकिन आप उस पद को देख सकते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वायदा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने मुझे नाव पर बैठाया और मझधार में छोड़ दिया और तट पर सुरक्षित रह गए। ये अच्छा नहीं हुआ। प्रेम में इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। इसलिए स्त्री विमर्श में केवल वही महत्वपूर्ण नहीं है जहां स्त्री मुखर होती है। स्त्री विमर्श में वो हिस्से भी बहुत महत्वपूर्ण है जहां स्त्री अकेली होती है, और अकेली होती है परिस्थिति के कारण, अकेली होती है संबंधों के कारण। संबंधों और परिस्थिति के बीच में अकेलेपन की जो व्यथा है उसमें स्त्रीत्व की परिभाषा कहीं न कहीं अंकुरित हो रही होती है। लेकिन हमें सुविधा है कि हम मुट्ठियां बांधकर क्रांति करना चाहते हैं। क्रांतियां ऐसे होती नहीं हैं। जो क्रांतियां इस तरह हुई भी, आप सब जानते हैं कि उन क्रांतियों का हश्र क्या हुआ। हम एक क्रांति को 75 वर्ष की उम्र नहीं दे पाए। फ्रांस की राज्य क्रांति के गर्भ से नेपोलियन पैदा हुआ। आप किसी भी क्रांति का इतिहास, अमेरिकन क्रांति है, उस अमेरिकन क्रांति की डाल पर ट्रंप बैठा हुआ है। कहां से आया ये? इसलिए क्रांतियों के झमेले में मत पड़िए। दरअसल क्रांतियां सेमिनार वगैरह के लिए ठीक हैं, क्रांतियां उस तरह होती नहीं है। पजामा बदल लेने से पैर की हड्डी का कोई लेना देना नहीं है। तो क्रांतियों वगैरह की जो पूरी चर्चा और बातचीत होती है, ये ड्रेस चेंज है। दरअसल सवाल असली कहीं और है, और उस असली सवाल पर निगाह रखना, उसकी पीड़ा को, उसकी वैचारिकी को, उसको बातचीत के क्रम में ले आने का काम साहित्य करता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्त्री के सामने 3 बड़े सवाल हैं। मैं कहता हूं कि 3 बेड़ियां हैं या 3 जेल हैं। दिल्ली में कई जेल हैं, तिहाड़ सबसे चर्चित है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बंदिश है स्त्री के सामने, वो नैतिकता की अवधारणा है। नैतिकता के प्रचलित मानदंडों के चलन में रहते रहते ये संभव नहीं है कि एक व्यक्तित्ववान स्त्री को हम विकसित और निर्मित कर पाए। और मुझे लगता है कि नैतिकता के इस प्रश्न को सबसे पहले 1934 में जैनेन्द्र ने सुनीता में उठाया। सुनीता आप पढ़ें, क्या आप कह पाएंगे कि सुनीता एक चरित्रहीन स्त्री है? वो इस देश की सैकड़ों, हजारों, लाखों घूंघट वाली स्त्रियों की तुलना में अधिक पवित्र, अधिक विचारवान, अधिक संभावनाशील स्त्री है। क्या होती है नैतिकता? नैतिकता कंस्ट्रक्ट है।
एक संरचना है, या फिर नैतिकता एक अंतः प्रवृत्ति है, नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। तो सबसे बड़ी जो कैद है स्त्री के लिए, स्रोत जिसको हौदा कहते हैं। हौदा आप जानते हैं सीमेंट का वो बनाया जाता है जिसमें पानी डाला जाता है। समाज से जो भी नैतिकता आएगी वो हौदे वाली नैतिकता होगी। एक पानी कुएं का होता है, वो उसका अपना पानी है। एक स्वतंत्र, आत्मविश्वास से संपन्न, आत्मबोध से संपन्न स्त्री की अपनी नैतिकता होगी। लेकिन हमारा समाज अगर ऐसा है कि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की और हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का अगर त्रयोदशी या द्वादशी की रात की ढलान पर जगते हैं और फोन लड़का या लड़की करती है कि चांद निकल आया है, चलो थोड़ा घूम आते हैं, आप कहते हैं कि एक गड़बड़ है। रात की खामोशी और ढलान में 20, 22, 24 साल के लड़के जिनके सपने पंख खोल रहे होते हैं, उसमें नैतिकता कहती है कि ये घूमना ठीक नहीं। इस तरह की नैतिकता मनुष्य विरोधी है। स्त्री की नैतिकता मानवीय नैतिकता है जो जीवन के प्रवाह का आदर करती है और पंडिताओं नैतिकता को अस्वीकार करती है। जहां भी ऐसा है वहां समाज के और जीवन के स्वस्थ होने की संभावनाएं हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि बड़ी जो समस्या है वो नैतिकता को लेकर है, और इसलिए आप देखेंगे कि जहां नैतिकता का बहुत ज्यादा दबाव है वहां सबसे अधिक पाखंड है। इसका अर्थ है कि जो प्रदत्त नैतिकता है वो मनुष्य के भीतर अंततः एक पाखंडपन पैदा करती है, एक अप्रामाणिक मनुष्य बनाती है। और चूंकि हमारे भारतीय समाज का मूल मिजाज पितृसत्तात्मक है, इसलिए हमारी नैतिकता भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में है। अगर यह व्यवस्था है, हम कितना भी सेमिनार कर लें, कितनी भी किताबें लिख लें, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए जब तक नैतिक प्रतिमानों में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है कि एक संतुलित समाज की रचना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि तथ्य तो ये है कि 20 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष पहले का जो भारतीय समाज है वो अब नहीं है। परिस्थितियां बदल गई हैं। कई विश्वविद्यालयों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बेहतर है। लड़कियां सेना में हैं, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, लड़कियां ट्रक चला रही हैं। उस हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। परिस्थिति बदली है, नजरिया नहीं। इसलिए दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, उस दिल्ली में अगर किसी लड़की का मन हो कि वो थोड़ी देर एक पार्क के बेंच पर बैठ जाए, तो 5-7 भेड़िए जो बिल्कुल आदमी की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं वो घेर लेंगे उसे। इसका मतलब है कि परिस्थिति में तो परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ है, नजरिए में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए नैतिकता का संबंध नजरिए से है। क्या इस नजरिए को बदलने का कोई उपाय हमारे पास है कि नहीं है? और हम लोग मोटे तौर पर एक ऐसे समय में हैं जहां हर चीज की जिम्मेदारी सत्ता और राजनीति पर डालते हैं। हमें भूल जाते हैं कि राजनीति समाज के गर्भ से पैदा होती है, राजनीति से समाज पैदा नहीं होता। इसलिए हर समाज अपने लिए राजनीति पैदा करता है। उत्तर भारत की राजनीति उत्तर भारत के समाज के भीतर से निकली हुई राजनीति। ऐसी स्थिति में अगर हम सोच के स्तर पर कुछ परिवर्तन कर पाएं और जो पूरी नैतिक संहिता है उसको बदल पाएं, एक दूसरा सवाल मेरे भीतर है। दूसरी जो हथकड़ी है वो धर्म है। ये लगभग 19वीं शताब्दी में ये तय हो गया कि अब धर्म वगैरह की कोई भूमिका रहेगी नहीं। विज्ञान ने धर्म को अपदस्थ कर दिया है। आइए रिचर्ड्स ने कहा कि
चूंकि अब ईश्वर और धर्म रह नहीं सकता और कविता किस पर होगी? ये धर्म की जो अनुपस्थिति है उसको भरेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि कविता से ये भराव हो जाएगा, कि कविता धर्म की जगह ले सकती है। तो धर्म एक बड़ा मसला था और लगता था कि ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल से पिछले साल वो बड़ा वाला कुंभ खत्म हुआ है, जिसमें आंकड़ों के हिसाब से 65 करोड़ के आसपास लोग हैं, यानी हिंदुस्तान की आधी आबादी पुण्य लूट ले गई है। ये कैसा आधुनिक समाज है? उत्तर प्रदेश में घटना हुई जिसमें एक बर्खास्त सिपाही बाबा हो गया और उसकी चरण धूल लेने के लिए जो भगदड़ मची उसमें 20-25 लोग आ गए। ये धर्म की जो स्वीकृति है आचरण के स्तर पर, मैं कई बार संस्कारों के कारण घबराता हूं कि धर्माचार्यों के बारे में खराब बात कह रहा हूं और देवी देवताओं के बारे में, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि वैष्णो देवी में जो भीड़ है ये इनकम टैक्स चुराने वालों और अपराधियों की भीड़ है, जो अपने कलाई में लगभग 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कलेवा बांधते हैं और परले दर्जे के बेईमान हैं। तो साईं बाबा हो या वैष्णो देवी हो या अन्य जितनी चीजें हैं, विज्ञान का और रैशनैलिटी का अगर इतना अधिक प्रकाश है तो फिर इतना अंधेरा क्यों है? और धर्म की कीमत सबसे अधिक चुकानी होती है स्त्री को, क्योंकि धर्म की मूल प्रकृति ही पितृसत्तात्मक है। मेरी जानकारी में, हो सकता है कि मेरी जानकारी की सीमा, मेरी जानकारी में एक भी ऐसा व्रत भारतीय समाज में नहीं है जो पुरुष स्त्री के लिए करता हो, एक भी। ये कैसी संरचना है और किस तरह बनाया गया है और किसके मुहावरे में बनाया गया है? ये धर्म के मुहावरे में बनाया गया है कि धर्म ऐसा कह रहा है। हिंदू जैसे कॉलेज में जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतर कॉलेज माना जा रहा है, और है कि नहीं है मैं नहीं जानता, उसमें जीन्स और टी शर्ट पहनने वाली लड़कियां करवा चौथ करते हुए पाई गई हैं। मैंने डांटा एक बार उसको, मैंने कहा तुमने व्यर्थ कर दिया बिल्कुल, क्या मतलब है? कुछ तो सोचा होगा, ऐसे नहीं। तो मुझे लगता है कि जो धर्म की जड़ें हैं वे स्त्री पराधीनता की एक बड़ी वजह है। और तीसरा जो अब मुझे जो लग रहा है, धर्म और नैतिकता से बड़ा जेल है, जेल की तरफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कई बार चिड़ियाघर के जानवरों को पता नहीं चलता कि वे जंगल में नहीं है। ज्यादा सुविधा होती है वहां पर, मांस मिल जाता है और सब, लेकिन उन्हें पता है कि जहाँ रहते हैं वो एक चारदीवारी है जो बोगनवेलिया के लताओं से ढकी हुई है दरअसल बंधन में। तीसरी बड़ी जेल जो है वो है बाजार। दिल्ली में मुझे लगता है कि अनाज की दुकानों की तुलना में 50 गुना ज्यादा अधिक दुकानें ब्यूटी पार्लर्स की हैं। विज्ञापन ये कहता है कि ये जो फेयर एंड लवली है 5 दिन के भीतर अगर रिजल्ट नहीं गए तो पैसे वापस कर दीजिए। और स्क्रीन पर लड़कियां धड़धड़ाते हुए गोरी हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि गोरा होना क्यों जरूरी है? जो प्रकृति ने कद दिया है, जो प्रकृति ने चेहरा दिया है, प्रकृति ने रंग दिया है, वो पर्याप्त क्यों नहीं है? एक तरह से बाजार में जो हमारे विचारों की अपनी संपदा थी, विचारों की वह संपदा जिसके आधार पर हम अपनी शर्तों पर जीने का निर्णय लेते हैं, अपनी शर्तों पर जीने के निर्णय को पूरी तरह से बुलडोज कर दिया है बाजार ने। इसलिए आज की तारीख में हम तय नहीं करते कि हमें क्या खरीदना है, बाजार तय करता है कि आपको क्या खरीदना है। और इस तरह से स्त्री को सुंदर दिखने की लालच से भर दिया गया है
और कोई भी स्त्री या स्त्री का कोई भी समय अगर समझता है कि सुंदर दिखना ही स्त्रीत्व है, तो मुझे लगता है कि मानव सभ्यता के कम से कम मोहनजोदाड़ो और सुमेरिया बेबीलोनिया से मैं जोड़ लूँ 9000 वर्षों के इतिहास में गुलामी का इतना दृश्य, इतना ताकतवर और इतना सर्वव्यापी तंत्र हमने विकसित नहीं किया जो आज हमने विकसित कर दिया है। क्या स्त्री विमर्श गुलामी के इन तीनों संस्करणों को, क्योंकि मोटे तौर पर मनीषा जी ने कहा कि मैं विमेन राइटिंग में कहती हूँ, मैं जेंडर नहीं कह रही हूँ, लेकिन स्त्री विमर्श के जितने और जो भी संस्करण हैं, गुलामी के इन 3 जेलों को किस तरह संबोधित करते हैं, नहीं करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। लेकिन क्या हम विमर्शों की भूमिका को सिरे से खारिज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि विमर्शों ने 3 काम किए हैं। पहला काम तो ये किया है कि उसने साहित्य की परिधि का विस्तार किया है। हम मानते हैं कि लोग कई बार लपेट लेते हैं मनु भंडारी को भी, कृष्णा सोपती को भी, उषा प्रेमदा को भी, जो उत्तराई थी, ये तीनों ने लगातार कहा कि हम विमर्शवादी नहीं हैं। लेकिन अनुभव का विस्तार और मान्यताओं पर सवाल जो साहित्य ने पैदा किए, उसमें आप सभी लोग जानते हैं उस पर फिल्म बनी रजनीगंधा, यही सच है। और हमने कह रखा था स्त्रियों से कि स्त्री एक ही बार प्रेम करती है और इसके बाद वो कोई प्रेम नहीं करती। ये कहना कि स्त्री का पहला प्रेम ही आखिरी प्रेम होता है, यह स्त्री को एक नैतिक पराधीनता में चांप लेने की तरह है। जीवन बदलता है, मोड़ आते हैं, हर मोड़ पर दृश्य बदलता है, धारणाएं बदलती हैं, मान्यताएं बदलती हैं। एक 18 साल की लड़की और एक 45 साल की लड़की में फर्क है। क्या हम स्त्री को एक रेखीय ढांचे में ढाल देंगे कि वो जो 15 साल में सोच रही थी वो 50 साल में भी सोच रही है, जबकि जीवन 50 साल में भी है? मुझे लगता है कि एक स्त्री 50 साल में भी प्रेम कर सकती है और उतनी ही गहराई से प्रेम कर सकती है जितनी कि 28 साल में या 30 साल में या 15 साल में कर सकती है। स्त्री को इकलौते प्रेम में बांधने का षड्यंत्र पुरुष तो जिंदगी भर ययाति बना रह सकता है, लेकिन हमें एक बिल्कुल नई और फ्रेश स्त्री चाहिए जिसने एकमात्र प्रेम किया और इसके बाद कोई प्रेम नहीं किया। राधा इसका प्रमाण है। किसी पुराण में और किसी कवि में हमें पता नहीं कि राधा का क्या हुआ, उसकी प्रतीक्षा का क्या हुआ, हम नहीं जानते। तो हमने एक तरह का आदर्श बनाया है। तो मुझे लगता है कि बाजार, धर्म और नैतिकता के ट्रायंगल में जो चांपी गई, कैद की गई स्त्री है, उस पर सवाल उठाना या उसको कम से कम अनुभव और अनुभूति के दायरे में ले आना, ये विमर्श का काम है। और विमर्श ने अनुभव का विस्तार किया, अनुभव के भूगोल का विस्तार किया। इसलिए विमर्श में वो बातें आई जो अभी तक साहित्य से थोड़ी बाहर थी, उसको बाहर मान लिया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि विमर्श अगर न होता तो पुंडलिक जो कह रहे थे, बेचैन साहब कह रहे थे, निश्चित रूप से साहित्य का विस्तार थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी सवाल उठा रहेगा कि विमर्शों के आ जाने मात्र से कोई चीज साहित्य हो सकती है क्या? मैं इस प्रश्न के साथ बैठता हूं। यह एक अनिर्णित प्रश्न है कि क्या साहित्य है और क्या साहित्य नहीं है। जिसे आप राजनीतिक कविता कहते हैं, राजनीतिक कविताएं भी कई बार इतनी राजनीतिक होती हैं कि वे राजनीतिक दिखाई नहीं देती। राजनीतिक कविताएं जब राजनीतिक न दिखाई पड़े तब वे राजनीतिक होती हैं। इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बात को, ये तो जनपद पर बनियान बेचने वाली कविता है। ये जैसे आप प्रतिरोध उड़ा रहे हैं। इसलिए स्त्री विमर्श की इस संगोष्ठी में सबसे ज्यादा विमर्श वहां है जहां विमर्श नहीं है। धन्यवाद।